आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सम्मानीय हरिराम बाबू, मंच तथा प्रसाल में उपस्थित हमारे सभी विद्वान साथी, साथ ही साथ मंच एवं प्रसाल से परे सोशल मीडिया के विभिन्न चैनलों के माध्यम से जो भी दर्शक साथी, मूल निवासी विचारधारा के कार्यकर्ता आज इस बामसेफ के बिहार के 20वें अधिवेशन को लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, उन तमाम साथियों को हमारी तरफ से हार्दिक जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। साथियों, जैसा कि आप विगत हैं, आप अवगत हैं कि अभी का जो टॉपिक है, देश के बिगड़ते सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य के खिलाफ विद्रोह कौन करेगा, कब और कैसे। निश्चित रूपों में यह एक काफ़ी गंभीर और एक चुनौतीपूर्ण ये टॉपिक भी है। लाजमी सी बात है कि हमारे आने से पहले, बातों को रखने से पूर्व पृष्ठभूमि में डॉक्टर एम पाल साहब ने उन तमाम परिदृश्य को, चुनौतियों को सामने रखा कि किन चुनौतियों, किन परिस्थितियों से देश गुजर रही है और उन बदलते हुए परिस्थितियों में कैसे जनता विद्रोह करे, कैसे उन चुनौतियों के साथ निपटे। लाजमी है, बहुत सारे प्रश्न हैं, परंतु समय अभाव होने के कारण मैं अपनी कोशिश करूंगा कि 5 से 10 मिनट में मैं अपनी बातों को रख सकूं, ताकि हमारे बीच जो विद्वान साथी बाहर से आए हुए हैं उनको समुचित समय मिल सके। साथियों, मैं अपने वक्तव्य का आरंभ किसी अनजाने के 2 पंक्तियों से करना चाहूँगा, क्योंकि सवाल है विद्रोह कौन करेगा, कब और कैसे। तो वो 2 पंक्तियाँ ऐसी हैं, सुना है कि वफा भी कोई चीज़ है, सुना है वफा भी कोई चीज़ है, पर वफाई की उम्मीद हमने उनसे लगा रखी है जिन्हें पता भी नहीं कि वफा भी कोई नाम की चीज़ है। सवाल ये है कि इस देश की जो मूल निवासी जनसंख्या है, जो 85%, और अगर अभी वर्तमान के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जातीय जनगणना, अगर जातीय जनगणना को करा लिया जाए तो शायद देश में मूल निवासियों की जनसंख्या 1931 की जनसंख्या की तुलना शायद 85% से बढ़कर ये कई गुना भी हो जाए। लाजमी सी बात है कि हमारे बीच जो 90% की जनसंख्या मूल निवासियों की है, हमने उनसे आशा और उम्मीद लगा के रखा है। खासकर जो हमारे ओबीसी समाज है, हम उन्हें टकटकी निगाहों से देख रहे हैं। उनके पास तमाम संसाधन हैं, नेतृत्व है, और जब हम उस समाज की ओर टकटकी निगाहों से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नेतृत्व का मोर्चा शायद वो संभाल पाए। लेकिन इसके विपरीत जो सत्तासीन होकर देश के मूल निवासियों को एक नया रास्ता, नया मार्ग दे सकते थे, आज वो सत्ता के कुर्सियों पे बैठे हुए डमरू के डुगडुगी बन चुके हैं। और इसलिए मैंने कहा, जो लाइनिंग मैंने शुरू किया कि हमने जिनसे वफा की उम्मीद कर बैठे हैं, शायद उनको पता भी नहीं कि वफा भी नाम की कोई चीज़ है। साथियों, ये जो देश की बिगड़ती हुई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा है, इसमें जो बिगड़ना शब्द है, ये बिगड़ना शब्द थोड़ा सा गंभीर है। जब मैं यहाँ पर अपनी बातों को रखने की तैयारी कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि अभी ये बिगड़ रही है या ऐतिहासिक कालों से ये बिगड़ी हुई स्थिति है। भारत में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की संस्कृति के बाद जब इंडो आर्यन सभ्यता अपने पांव पसारती है, तो उस इंडो आर्यन सभ्यता के आरंभ से ही हमारे भारत की जो अपनी सैंधव्य सभ्यता थी, जो उन्नत सभ्यताओं में एक है, उस उन्नत सभ्यता की जो दर्शन थी, उस उन्नत सभ्यता की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस इंडो आर्यन सिविलाइजेशन के साथ ही वो बिगड़नी शुरू हो जाती है। हम आज बात कर रहे हैं कि हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य बदल रही है, लेकिन ये बिगड़ने की परंपरा तब से रही है। लाजमी सी बात है कि इस देश की, इस भारत की जो विभिन्न पहलू हैं, उनको बिगाड़ने की कोशिश जो इंडो आर्यन सभ्यता के नाम से आरंभ हुआ, बीच में हमारे महापुरुषों ने, चाहे वो बुद्ध के रूप में हो,
चाहे वो कबीर के रूप में हो, चाहे वो ज्योतिबा फूले के रूप में हो, और आधुनिक भारत के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रूप में हो, निश्चित रूपों से उस आर्यन सिविलाइजेशन के डिस्टॉर्टेड फॉर्म को, विकृत स्वरूप को कहीं न कहीं चुनौती देने का कोशिश किया। इस सत्र से पहले राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महोदय ने निश्चित ही कहा कि इसका जो परिलक्षण है वो रिवॉल्यूशन और काउंटर रिवॉल्यूशन में हम देख चुके हैं, जिस पर डॉक्टर अंबेडकर साहब ने पुस्तकें भी लिखी है। साथियों, ये जो देश की आर्थिक राजनीतिक परिदृश्य को बिगाड़ने का जो कोशिश है, इसके बीज उसी आर्यन सिविलाइजेशन में बोए गए, और आज की जब हम बिगड़ने की बात कर रहे हैं तो वो जो बीज उस समय बोया गया था, वो बीज आज, वो उस समय बोई गई जो बीज है आज वो एक नासूर बन गया है। तब का बीज था वो कोई नई चीज नहीं है, वो उस समय एक बीज था, आज वो नासूर बन गया है। और एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में, समाजशास्त्र के छात्र के रूप में मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है, उस पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक एंगल होता है, द इनिशिएशन ऑफ द रिवॉल्यूशन बिगिंस विद द क्राइसिस, अर्थात विद्रोह और क्रांति की जो शुरुआत होती है वो संकट के दौर से शुरू होता है। इसलिए मैंने कहा कि आर्यन के आने के साथ वो तोड़ने की बीज बोई गई है, और वर्तमान की जो पद्धति है, जो ब्राह्मणवादी मनुवादी ताकतों की जो खुलापन है, वो एक नासूर बन गया है। और वो जब नासूर बन गया है तब शायद हमें यह लग रहा है कि हमें दर्द हो रहा है, और ये अच्छी बात है। जब ये दर्द होता है तो हमें उस दर्द से निकलने की जो चाहत होती है वो क्लासिकल तरीके से ज्यादा कई गुना बढ़ जाता है। पहले हल्का दर्द होता है तो सैरिडॉन से काम चलता है, लेकिन जब वो दर्द बार बार हमारे माथे पे होने लगता है तो लगता है कि कहीं ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, और जब ऐसी स्थिति होती है तो हम उसका परमानेंट इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं। साथियों, इस जो क्राइसिस है, तो इस क्राइसिस के साथ न सिर्फ भारत बल्कि विश्व इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब जब क्राइसिस हुआ है, बगावत हुई है, और बगावत से निकलने के लिए हमने संघर्ष किया है। संघर्ष और विद्रोह की कुछ शर्तें हैं। विद्रोह और संघर्ष की जो शर्तें हैं, पूर्व शर्तें हैं, जो प्रीकंडीशंस है, उस प्रीकंडीशंस को हमारे वामसेफ के संस्थापक खापर्डे साहब ने अपनी किताब में बखूबी लिखा है। उन्होंने जो 3 शर्तें बताई हैं, वो 3 शर्तें मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूंगा। ये मेरी अपनी शर्तें नहीं है, हम अपने जो महापुरुष है उसके लिटरेचर नहीं पढ़ते, उन लिटरेचर में सब कुछ है। खापर्डे साहब की जो वॉल्यूम थी, जो ज्योतिबा फुले साहब को समर्पित है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि विद्रोह और क्रांति की शर्तें क्या हैं। पहला है प्रचलित सामाजिक व्यवस्था की समीक्षा करना, दूसरा है भावी आदर्श समाज की जो स्वरूप है, जो रूपरेखा है, उस पर चर्चा करना, और थर्ड है अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए हमने कोई क्या दृष्टिकोण या विजन बना रखा है। ये यस्काई खापर्डे साहब की पंक्तियां हैं जो मैंने नोट डाउन किया है। एक खापर्डे साहब की बात, अंबेडकर साहब का रिवॉल्यूशन और काउंटर रिवॉल्यूशन, और तीसरा मुझे वर्ष एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ये 1856 के पहले, उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स होते थे, उसके डायरेक्टर के नाम में एक नाम था एलन बैरो। एलन बैरो ने लंदन में एक रिपोर्ट भेजा था। उस रिपोर्ट में एक चीज की चर्चा थी, वो चर्चा था एजुकेशनल एंड कल्चरल फिल्टर डाउन थ्योरी, हिंदी में शिक्षा संस्कृति का निषेधन प्रणाली, जिसमें एलन बैरो ने स्पष्ट रूपों में कहा है कि अगर ये जो डाउन फिल्टर, एजुकेशनल डाउन फिल्टर थियरी को अगर हम इंडिया में लागू करते हैं तो जो विदेशी है उसका नष्ट सबसे पहले होगा। और इस फिल्टर डाउन थ्योरी के परिणाम स्वरूप जब एजुकेशन सेक्टर इंडिया में आना शुरू हुआ और समाज के जो हमारे मूल निवासी समाज है, जब उनके लिए यह एजुकेशन पॉलिसी आनी शुरू हुई तो वहां पर फिर बिगड़े हुए हालात हुए, क्योंकि ब्राह्मणवादी ताकतों ने उसका अपोज किया। तो अब देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं कि विद्रोह करेगा कौन, कैसे, और हो सकता है कि हमारे कई विद्वान साथी कार्ल मार्क्स की ओर झांके
लेनिन की ओर झांके, एंटोनियो ग्राम्सी की ओर झांके, पता नहीं बहुत से फिलोसोफर हैं, पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल्स हैं। लेकिन ताज्जुब मुझे तब होता है जब मैं भारत के परिदृश्य में जो देखता हूं, तो मुझे यह सोचने के लिए विचलित होना पड़ता है कि जब विश्व इतिहास में इतनी सारी क्रांति हुई, जहां पर लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की लड़ाई हुई, और समाज जहां निग्रोवाद से ग्रसित था, आज वो एक समान के रूप में कहीं आगे बढ़ रहा है। आखिर भारत में ऐसी क्रांति का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्या कहीं ऐसा तो नहीं था कि तथाकथित जो हमारे भारत के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो बुद्धिजीवी थे, वो इस ब्राह्मणवादी सिस्टम को मार्क्सवाद के चादर के तले जिंदा रखना चाहते थे? मेरा यह मानना है, एक छात्र के रूप में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब मैं भी एक छात्र के रूप में क्रांति के बारे में पढ़ा, तो मैंने एंटोनियो ग्राम्सी को पढ़ा था, कार्ल मार्क्स को पढ़ा, लेकिन मुझे किसी प्रोफेसर ने मुझे ये नहीं बताया कि जब आप कार्ल मार्क्स की बात करते हो, उसी समय भारत में कार्ल मार्क्स के समकालीन एक फिलोसोफर थे और उसका नाम कुछ और नहीं, ज्योतिबा फुले थे। ज्योतिबा फुले, देखिए, कार्ल मार्क्स के नाम से विद्रोह और कम्युनिज्म, नक्सलवादी, बहुत से आंदोलन हुए, लेकिन मेरे सुझाव में, मेरे विचार में मुझे ऐसा लगता है कि नक्सलवाद और साम्यवाद हम मूल निवासियों के लिए एक